हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 12th में इकोलॉजी स्टार्ट करें। ओके, इसमें आपका 4 चैप्टर है। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सेकंड इकोसिस्टम, थर्ड है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, फोर्थ चैप्टर आपका इन्वायरमेंटल इशूज। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इकोलॉजी नाम सुनते ही आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी आखिर है क्या। ओके, तो देखते हैं हम कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील द इंटर रिलेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील द इंटर रिलेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब बात आती है कि टर्म इकोलॉजी किसने दिया था। तो जो ये इकोलॉजी टर्म है वो हीकल महोदय ने दिया था। ठीक है, जो इकोलॉजी टर्म है वो हीकल महोदय ने दिया था। एंड इसके जो फादर है वो है राइटर। अगर हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो वो कौन है, रामदेव मिश्रा। ओके, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी तो वो है रामदेव मिश्रा। अब हम इकोलॉजी की ब्रांच की बात करें तो इकोलॉजी की 3 ब्रांच होती है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, सिनिकोलॉजी। ओके, सेकंड है आपका ऑर्टिकोलॉजी एंड जो थर्ड है ब्रांच वो क्या है, फिजिकोलॉजिकल इकोलॉजी। ओके, समझ में आ गया आपको कि जो इकोलॉजी है उसकी 3 ब्रांच है। फर्स्ट है आपका सिनिकोलॉजी, सेकंड है आर्टिकोलॉजी एंड थर्ड जो क्या है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ओके, सिनिकोलॉजी में बहुत सारी मोर देन 1 स्पीसीज होती है। ठीक है, मोर देन 1 स्पीसीज होती हैं। आर्टिकोलॉजी की बात करें उसमें तो उसमें सिंगल स्पीसीज होती है। ठीक है, आर्टिकोलॉजी में सिंगल स्पीसीज होती है। जबकि जो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है इसमें इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट्स एंड आवर फिजियोलॉजी। ओके, इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट ऑन आवर फिजियोलॉजी। समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब हम फर्स्ट लेसन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्या इसमें एनसीईआरटी में दिया है, देखते हैं हम एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। ओके, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट लेवल पर, ठीक है, हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल पर इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने को ट्राई कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो है वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। समझ में आ गया। हम आगे देखते हैं क्या है कि एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग और व्हाई डज द बर्ड सिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पर हमारे माइंड में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो जब हम गार्डन में बुलबुल को गाते सुनते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि बर्ड्स कैसे गाता है। ठीक है, हाउ डज द बर्ड सिंग एंड बर्ड्स क्यों गाता है, व्हाई डज द बर्ड सिंग। ओके, तो द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, व्हिल द व्हाई टाइप क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। जो हाउ टाइप के क्वेश्चन है इसमें प्रोसेस के बिहाइंड मैकेनिज्म जानने की इच्छा है, जबकि जो व्हाई टाइप के क्वेश्चन है इसमें प्रोसेस का सिग्निफिकेंस सर्च किया जाता है। ओके, इसमें क्या सर्च किया जाता है, प्रोसेस का सिग्निफिकेंस सर्च किया जाता है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स and the vibrating bone in the bird, whereas for the second question the answer may lie in the bird's need to communicate with its mate during breeding season. Okay, इस एग्जाम्पल में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यह है कि बर्ड्स में वॉइस बॉक्स एंड वाइब्रेटिंग बोन का ऑपरेशन हो जा सकता है। ठीक है, जबकि सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कहा जा सकता है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान बर्ड्स को अपने पार्टनर से बात करने की नीड हो सकती है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो सकता है कि ब्रीडिंग सीजन के ड्यूरिंग बर्ड्स को अपने पार्टनर से बात करने की नीड हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम आगे देखते हैं कि when you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blooming flowers generally
हॉइट। ओके, जब आप अपने अराउंड नेचर को साइंटिफिक फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके माइंड में फाइनली दोनों टाइप के बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली व्हाइट। ओके, नाइट में खिलने वाले फ्लावर जनरली व्हाइट क्यों होते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। हाउ डज द बी नो व्हिच फ्लावर हैज नेक्टर। ओके, भौरा जो होता है बी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी भी बोलते हैं, उसको भौरा भी बोलते हैं, कि भौरा को कैसे पता चलता है कि किसमें नेक्टर है। व्हाई डज द कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स। ओके, कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। हाउ डज द चीक स्प्यूर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर एंड सो ऑन। ओके, एंड चीक जो होता है, ठीक है, चूजे कैसे अपनी मदर को पहचान लेते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं हम क्या है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड in previous classes that ecology is a subject which studies the interactions among organisms and between the organism and its physical abiotic environment। आप previous classes से लर्न कर चुके हैं कि इकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑर्गेनिज्म के बीच या फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट के बीच होने वाली इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। ओके, आप पहले भी लर्न कर चुके हैं इस बात को कि इकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑर्गेनिज्म के बीच या फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट के बीच होने वाली इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। ओके, तो क्या आगे फ्रेंड्स कि इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। बेसिकली इकोलॉजी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल से रिलेटेड है। ओके, कौन से लेवल से रिलेटेड है, 4 लेवल से रिलेटेड है। ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी एंड बायोम्स। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनाइजमिक एंड पॉपुलेशंस लेवल। ओके, इस चैप्टर में हम इकोलॉजी को ऑर्गेनाइजमिक एंड पॉपुलेशन लेवल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक है जो आपका ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ओके, इसमें देखते हैं क्या है कि इकोलॉजी एट द ऑर्गेनाइजमिक लेवल इज इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी व्हिच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट्स इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन। ओके, ऑर्गेनाइजमिक लेवल पर इकोलॉजी इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ओके, ऑर्गेनाइजमिक लेवल पर इकोलॉजी इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म न केवल सर्वाइव करने बट रिप्रोडक्शन के लिए अपने इन्वायरमेंट के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं। ठीक है, न केवल सर्वाइव करने के लिए बट ये रिप्रोडक्शन के लिए अपने इन्वायरमेंट के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं। यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेज हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन्स। आपने पहले की क्लासेज में लर्न किया होगा कि प्लैनेट का सन के अराउंड रोटेशन एंड इसके एक्सिस का झुकाव टेम्परेचर की ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी किस टाइप से एनुअल वेरिएशन का कारण बनता है, जिसके बाद डिफरेंट सीजन बनती है। ठीक है, जिसके बाद से क्या होता है कि डिस्टिंक्ट सीजन बनती है। समझ में आ गया आपको, ये बात समझ में आ गई आपको कि प्लैनेट का सन के अराउंड रोटेशन एंड इसके एक्सिस का झुकाव टेम्परेचर की ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी के टाइप से एनुअल वेरिएशन का कारण बनता है, जिसके बाद डिस्टिंक्ट सीजन बनती है। ओके, तो आगे देखते हैं कि दीज वेरिएशंस टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, रिमेंबर प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नो, अकाउंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स सच एज डिजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। ओके, ये वेरिएशन एंड एनुअल वेरिएशन मिलकर मेजर बायोम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये वेरिएशन एंड एनुअल वेरिएशन मिलकर मेजर बायोम का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि आपका हो गया रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट एंड टुंड्रा। ओके, समझ में आ गया आपको, ये बात समझ में आ गई आपको। ये फिगर है, देख लीजिएगा अच्छे से इसको। आगे हम देखते क्या है, क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। ठीक है, प्रत्येक बायोम के अंदर ही रीजनल एंड लोकल वेरिएशन के कारण हैबिटेट्स में वाइड वैरायटी होती। ठीक है, वाइड वैरायटी होती। समझ में आ गया क्या है कि मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शो इन फिगर्स। ओके, इंडिया के मेजर बायोम में शो किया गया, आप इसको फिगर है
1.3.2 में आप देख लीजिएगा। ओके, ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट ए फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स। स्corching राजस्थान डिजर्ट, रैन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशन ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम्स, permafrost snow laden polar regions, high mountain tops, thermal springs and stinking compost pits to name a few। ओके, प्लैनेट अर्थ पर लाइफ न केवल थोड़े से फेवरेबल हैबिटेट में है, ठीक है, प्लैनेट अर्थ पर लाइफ न केवल थोड़े से फेवरेबल हैबिटेट में ही है बट एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट में भी है, लाइक स्corching राजस्थान डिजर्ट्स, रैन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियंस, ट्रेंचेस, torrential streams, permafrost, snow-laden, polar regions, high mountain tops, thermal spring and stinking compost pits, etc. ऐसे कुछ नाम है। Even our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes। यहाँ तक कि हमारी इंटेस्टाइन भी माइक्रोब्स की 100 स्पीसीज का यूनिक हैबिटेट है। ओके, जो हमारी इंटेस्टाइन है वो माइक्रोब्स की 100 स्पीसीज का यूनिक हैबिटेट। ओके, इस फिगर को आप देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या है कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। डिफरेंट हैबिटेट्स की फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन में इतनी अधिक वेरिएशन की एलिमेंट क्या है, ठीक है, इतनी अधिक वेरिएशन की एलिमेंट क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल है। ओके, वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको-केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट्स alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat includes biotic components, also pathogens, parasites, predators and competitors of the organism with which they interact कॉन्स्टेंटली। ओके, हमें यह रिमेंबर करना जरूरी है कि फिजिको केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट अपने आप में कंप्लीटली किसी ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताते हैं, ठीक है, अपने आप में किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताते हैं। हैबिटेट्स में बायोटिक कंपोनेंट भी इंक्लूड है, लाइक पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड ऑर्गेनिज्म कि वह कंपेटिटर्स जिनके साथ वह कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट होता है, ठीक है, जिनके साथ वो कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट होता है। बी एज्यूम दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व एडेप्टेशन इन ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इट्स हैबिटेट। हम यह एज्यूम करते हैं कि एक लंबे टाइम में नेचुरल सिलेक्शन द्वारा अपने हैबिटेट में सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑर्गेनिज्म ने एडेप्टेशन को डेवलप किया। समझ में आ गया आपको इतनी बात कि हम एज्यूम करते हैं कि एक लंबे टाइम में नेचुरल सिलेक्शन द्वारा, ठीक है, अपने हैबिटेट्स में सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑर्गेनिज्म ने एडेप्टेशन को डेवलप किया। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट can tolerate diversity in the resources it utilizes and distinct functional roles in ecological system. All these together comprise its niche। okay, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का, ओके, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का उन कंडीशन का एक डिफाइंड रेंज होता है, ठीक है, उन कंडीशन का क्या होता है, एक डिफाइंड रेंज होता है जिसे वह टॉलरेट कर सकता है, यूटिलाइज किए जाने वाले रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सिस्टम में उसकी एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल है। यह सब साथ मिलकर उसका नीके बनाते हैं। समझ में आ गया आपको, ये सब साथ मिलकर क्या बनाते हैं, उसका नीके बनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का उन कंडीशन का एक डिफाइंड रेंज होता है जिसे वह टॉलरेट कर सकता है, यूटिलाइज किए जाने वाले रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सिस्टम में उसकी एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल है। ये सब साथ मिलकर उसका नीके बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले आपका क्या है, टेम्परेचर। तो क्या है कि टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिलीवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। टेम्परेचर इकोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टॉवर्ड्स द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स। ओके, आप जानते हैं कि लैंड पर एवरेज टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, लैंड पर एवरेज टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इक्वेटर से पोल्स की ओर एंड माउंटेन्स टॉप की ओर प्रोग्रेसिवली
घटता रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता रहता है, ठीक है, घटता रहता है। इट रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड इन ट्रॉपिकल डिजर्ट्स इन समर। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में टेम्परेचर सब जीरो से लेकर समर में ट्रॉपिकल डिजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है। ओके, 50 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, बहुत अधिक पहुंच जाता है। देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। बट कुछ यूनिक हैबिटेट्स भी हैं लाइक थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहां पर एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है, जहां पर एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं क्या है कि इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेचर कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि यह जनरल नॉलेज है, ठीक है, कि मैंगो ट्री जो है वो कनाडा एंड जर्मनी लाइक टेम्परेचर कंट्रीज में नहीं होते हैं एंड ना ही हो सकते हैं। Snow leopards are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitudes in the ocean. Okay, snow leopard केरल के फॉरेस्ट में नहीं मिलते एंड ट्यूना फिश ओशियन में ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड से आगे रेयरली पकड़ी जाती हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक जनरल नॉलेज के हिसाब से है। समझ में आ गया आपको? यू कैन अप्रिसिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड थ्रू इट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टेम्परेचर के सिग्निफिकेंस को आप उस टाइम अच्छी तरह से अप्रिसिएट कर सकते हैं जब आपको रियलाइज हो कि एंजाइम्स की काइनेटिक्स को इफेक्ट करता है। ओके, जब आपको ये रियलाइज हो कि एंजाइम्स की काइनेटिक्स को इफेक्ट करता है एंड इसके द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म के अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इफेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये बात समझ में आ गई आपको? तो आगे देखते हैं कि फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्रिव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल बट ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ them are restricted to a narrow range of temperature. Such organisms are called stenothermal. Okay, क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं एंड उसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या लोग बोलते हैं, यूरीथर्मल बोलते हैं। बट उनमें से अधिकांश टेम्परेचर की कम नैरो में ही रहते हैं। ऐसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनोथर्मल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्टेनोथर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिफरेंट स्पीसीज के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक उनकी थर्मल टॉलरेट के लेवल पर डिपेंड है। आगे देखते हैं क्या है कि कैन यू थिंक ऑफ ए फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या आपके ध्यान में कुछ यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स के नाम आते हैं? ओके, in recent years there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperatures. If this trend continues, would you expect this distributional range of some species to be affected? अभी जल्दी की ईयर में, ठीक है, रिसेंटली, ठीक है, अभी जल्दी के ईयर में धीरे धीरे ग्रो करते हुए एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर पर चिंता बढ़ी है। बिकॉज अगर यह बढ़ोतरी कंटिन्यूअस रही तो क्या आपको एक्सपेक्ट है कि कुछ स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो अब हम बात करेंगे किसकी, वाटर की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, टेम्परेचर के बाद ऑर्गेनिज्म के लाइफ को इफेक्ट करने वाला एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वाटर है, ठीक है। टेम्परेचर के बाद ऑर्गेनिज्म के लाइफ को अफेक्ट करने वाला एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाटर है। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। ओके, इनफैक्ट अर्थ पर लाइफ वाटर में ही ओरिजिनेट हुआ था एंड यह बिना वाटर के अपने आप में ही अनसस्टेबल है। ओके, ये क्या अपने आप में अनसस्टेनेबल। आगे देखता है कि इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डिजर्ट्स दैट ओनली स्पेशल एडाप्टेशंस मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लाइव
देयर। ओके, डिजर्ट्स में इसकी अवेलेबिलिटी इतनी लिमिटेड है कि केवल स्पेशल अडॉप्टेशन के कारण ही ऑर्गेनिज्म का वहां रहना पॉसिबल है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज आल्सो हेविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी वाटर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट इट इज नॉट ट्रू। ओके, आप सोचते होंगे कि ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता होगा, बट यह क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ट्रू नहीं है। फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर की क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन पीएच इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन पीएच इंपॉर्टेंट होता है। द साल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सॉलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर्स, 30 to 35 in the sea and 100 in some hypersaline lagoons। ओके, क्या होता है कि साल्ट कंसंट्रेशन पर 1000 पार्ट्स में सॉलिनिटी की फॉर्म में मेजर की गई है। इनलैंड वाटर्स में 5 से कम, ओशियन में 30 to 35 एंड कुछ हाइपरसैलिन लेगून्स में 100 से भी अधिक होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, 100 से भी अधिक होती है। समझ में आ गया आपको, ये बात समझ में आ गई आपको। Some organisms are tolerant of a wide range of salinities, euryhaline, but others are restricted to a narrow range, stenohaline. Many freshwater animals cannot live for long in seawater and vice versa because of the osmotic problems they would फेस। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ ऑर्गेनिज्म सॉलिनिटीज की वाइड रेंज के लिए टॉलरेट होते हैं, यूरीहेलाइन, बट अदर्स नैरो रेंज में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनोहेलाइन बोलते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सॉलिनिटी की वाइड रेंज के लिए टॉलरेट होते हैं उनको यूरीहेलाइन, जो नैरो रेंज में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उनको स्टेनोहेलाइन। एंड बहुत से फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक सी वाटर में लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते बिकॉज उन्हें ऑस्मेटिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, आपका थर्ड मेजर एबायोटिक फैक्टर है लाइट, उसके बारे में देखते हैं क्या है कि सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ए प्रोसेस व्हिच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं। यह ऐसी प्रोसेस है जो एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में सनलाइट अवेलेबल होने पर पॉसिबल है। ठीक है, ये ऐसी प्रोसेस है जो एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में सनलाइट अवेलेबल होने पर पॉसिबल है। इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पार्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स के लिए लाइट के इंपॉर्टेंस को क्विकली समझ सकते हैं। ओके, इसको हम लोग समझ सकते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड सर्ब्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडॉप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन बिकॉज दे आर कंस्टेंटली ओवरशैडोड बाय टेल कॉनोपिड ट्रीज। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट में उनकी स्पीसीज के स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड सर्ब्स बहुत लो लाइट कंडीशंस में ऑप्टिमल फोटोसिंथेसिस के लिए अडॉप्टेड है। ओके, फॉरेस्ट में अनेक स्पीसीज के स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड सर्ब्स बहुत लो लाइट कंडीशंस में ऑप्टिमल फोटोसिंथेसिस के लिए अडॉप्टेड है बिकॉज उन पर बहुत लंबे कैनोपिड ट्री की शैडो रहती है। ठीक है, उसमें बहुत लंबे कैनोपाइड ट्री की कि many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for फ्लोरिंग। ओके, बहुत से प्लांट्स भी फ्लोरिंग के लिए अपनी फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट के लिए सनलाइट पर डिपेंड होते हैं। फॉर मेनी एनिमल्स टू लाइट इज इम्पॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डाययूरेनल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन फोटोपीरियड एज क्यूज फॉर टाइमिंग देयर फॉर गोइंग रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज। ओके, बहुत से एनिमल्स के लिए भी लाइट इस फॉर्म में इंपॉर्टेंट है कि वह लाइट की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन में डाययूरेनल एंड सीजनल वेरिएशंस को अपनी फॉरेजिंग, रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज का टाइम फिक्स करने के लिए क्यूज के फॉर्म में काम आते हैं। क्यूज मीन्स क्या होता है कि ये सिग्नल के फॉर्म में काम आते हैं।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। ओके, लैंड पर लाइट की अवेलेबिलिटी टेम्परेचर से क्लोजली क्या होती है, लिंक्ड होती है, बिकॉज दोनों का जो सोर्स है वो सन होता है। समझ में आ गया आपको कि जो दोनों का सोर्स है वो क्या होता है, सन होता है। बट डीप ग्रेटर देन 500 मीटर इन द ओशियंस द इन्वायरमेंट इज डार्क एंड इट्स इनहेबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? ओके, ओशियंस की गहराई क्या होती है, 5 मीटर से अधिक में इन्वायरमेंट डार्क रहता है। ठीक है, ओशियंस की गहराई 5 मीटर में से अधिक है तब भी इन्वायरमेंट क्या रहता है, डार्क रहता है। एंड वहां पर रहने वाले लोगों को यह नहीं पता होता है कि सन सेलेस्टियल एनर्जी का ही सोर्स है। ठीक है, वहां पे रहने वाले लोगों को यह नहीं पता होता है कि सन जो है वो सेलेस्टियल एनर्जी का ही सोर्स है। व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? तब उनकी एनर्जी का सोर्स क्या है? ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। ओके, स्पेक्ट्रल क्वालिटी का सोलर रेडिएशन लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मैरीन प्लांट्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द ओशियन। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि स्पेक्ट्रम का यूवी कंपोनेंट बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, जबकि ओशियन की डिफरेंट डेप्थ में मिलने वाले मैरीन प्लांट्स के लिए वह विजिबल स्पेक्ट्रम के सभी कलर कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। समझ में आ गया आपको इतनी बात? इतना समझ में आ गया आपको कि स्पेक्ट्रम का यूवी कंपोनेंट बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, जबकि ओशियन की डिफरेंट डेप्थ में मिलने वाले मैरीन प्लांट्स के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम के सभी कलर कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। अमॉन्ग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहैबिट द सी व्हिच इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर्स, व्हाई? समुद्र में रहने वाले रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी में से किन की डीपेस्ट वाटर में मिलने की पॉसिबिलिटी है एंड क्यों? समझ में आ गया आपको कि समुद्र में रहने वाले रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी में से किन की डीपेस्ट वाटर में मिलने की पॉसिबिलिटी है एंड सब हम मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में सॉइल की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सॉइल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, सॉइल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी बोलते हैं। अगर हम इसकी पीएच की बात करें सॉइल की, तो वो कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, ब्लड के पीएच के इक्वल सॉइल का भी पीएच होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है एनसीईआरटी में कि द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। डिफरेंट प्लेसेस में सॉइल की नेचर एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में सॉइल का नेचर एंड प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। It is dependent on the climate, the weathering process, whether soil is transported or sedimentary and low soil development occurred. यह climate weathering process क्या यह transported और sedimentary है and इसका development कैसे हुआ, इन सब बातों पर है डिपेंडेंट है। ओके, इन सब बातों पर डिपेंडेंट है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स। ओके, सॉइल्स की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सॉइल कंपोजिशन हो गया, ग्रेन साइज हो गया एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का डिटरमाइन करते हैं। समझ में आ गया आपको? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का भी ये डिटरमाइन करते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद पैरामीटर्स सच एज पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी लाइक पैरामीटर्स काफी हद तक किसी एरिया की वेजिटेशन का डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, काफी हद तक किसी एरिया का वेजिटेशन का डिटरमाइन करते हैं। समझ में आ गया आपको? दिस इज 10 डिकेड्स द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड। ओके, इसके बाद यह सब मिलकर यह तय करते हैं कि उस एरिया में किस टाइप के एनिमल्स को सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, किस टाइप के एनिमल्स को सपोर्ट हो सकता है। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ्टन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन थ्रिव देयर। सिमिलरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रवाह पनपने वाले बेंथिक एनिमल्स की टाइप को डिटरमाइन करती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतनी चीज? तो आज का लेक्चर में पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।